तो नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल आदर्श विद्या निकेतन खिंवसर में। तो अपन आज टॉपिक शुरू करते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में यानी राजनीति विज्ञान का सबसे पूर्ण टॉपिक होता है राज्य। तो राज्य किसे कहते हैं? राज्य क्या एक भावात्मक संस्था है। तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जिसमें से नंबर 1 जनसंख्या, नंबर 2 निश्चित भूभाग, नंबर 3 संप्रभुता और नंबर 4 सरकार। यानी जिसके पास ये चारों आवश्यक तत्व होते हैं उसे ही हम राज्य कह सकते हैं। राजस्थान को अपन राज्य नहीं कह सकते हैं क्योंकि राजस्थान के पास जनसंख्या, निश्चित भूभाग है, सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। तो अपन आज शुरू करते हैं केंद्र सरकार के बारे में। मुख्य रूप से सरकार तो भारतीय शासन व्यवस्था के अंदर भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था? संघीय शासन व्यवस्था। और संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? जहां 2 या 2 से अधिक स्तरों पर सरकार कार्य करती है उसे हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो भारत में 2 प्रकार की व्यवस्था है, एक संघीय व्यवस्थापिका और नंबर 2 राज्य व्यवस्थापिका। यानी तो 2 स्तरों पर सरकार कर रही है, यानी भारत में 3 स्तर पर सरकारें कार्य करती है। एक तो केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी है स्थानीय सरकार। तो आज अपन पढ़ेंगे मुख्य रूप से केंद्र सरकार के बारे में, यानी व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिका। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में यह व्यवस्था की गई है कि एक संसद होगी, और संसद किसको मिलाकर के बनेगी? यानी राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा। यानी इन तीनों को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। यानी राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग होता है। हम अब लोकसभा की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा की संरचना। अब लोकसभा की जो संरचना है वो किस प्रकार की है? तो लोकसभा में जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था उस समय लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? 500। यानी जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था उस समय लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो 500 थी। लेकिन उसके बाद में गोवा दमनदीप अधिनियम 1987 के तहत इनकी जो सदस्य संख्या है वो बढ़ा दी गई, और अब जो अधिकतम सदस्य संख्या वो कितनी हो सकती है? 552। यानी लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है, जिनमें से भारत के जो कुल राज्य हैं उन कुल राज्यों में जो सदस्य संख्या वो कितनी है? 530। और केंद्र शासित जो प्रदेश है उन केंद्र शासित प्रदेशों की जो सदस्य संख्या कितनी है? वो है 20। और 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो कुल जो सदस्य संख्या होगी वो होगी 552। अब ये तो थी कि अधिकतम जो सदस्य संख्या वो कितनी, यानी भारत का जो संविधान शुरू हुआ था उस समय जो सदस्य संख्या थी वो 500 थी। वर्तमान में जो अधिकतम सदस्य संख्या वो 552 है। लेकिन वर्तमान कितनी सदस्य संख्या है? यानी क्वेश्चन कई बार इस प्रकार पूछ सकते हैं कि अधिकतम सदस्य संख्या वो कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या वो 552 हो सकती है। वर्तमान सदस्य संख्या 545। यानी लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वर्तमान में वो 545 है। अब 545 में से 543 सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, यानी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और इनमें से 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यदि अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो 2 सदस्यों को जो राष्ट्रपति है वो मनोनीत कर सकता है। यानी तो इस प्रकार से मिलाकर के जो कुल सदस्य संख्या हो गई वो 545 हो गई।
यानी तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या वो 545 है। यहीं से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिस समय संविधान शुरू हुआ था तो उस समय सदस्य संख्या कितनी थी, तो 500। अधिकतम वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 543 वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। वर्तमान में कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो 545। यानी तो और 2 सदस्य यदि अगर एंग्लो इंडियन समुदाय से जो भारत का राष्ट्रपति है वो 2 सदस्यों को लोकसभा के अंदर नियुक्त कर सकता है। अब अपन आएंगे कि सदस्यों की योग्यता के बारे में, यानी सदस्यों के पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, भारत के जो संसद का सदस्य है वो किस प्रकार से चुना जाना चाहिए। तो नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी जो उम्र है वो कितनी, 25 वर्ष, उसकी उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 3, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नंबर 4, वो पागल या दिवालिया यानी न्यायालय के द्वारा पागल और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। और नंबर 5, जो संसद समय समय पर कानून बना करके जो योग्यताएं तय करता है उन योग्यताओं को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। यानी ये तो होती है जो संसद के सदस्यों की जो योग्यताएं। अब उसका कार्यकाल, कि संसद का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उन सदस्य संख्या का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। यानी इसका जो कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अभी तक देखा जाए तो कुल 9 बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा चुका है। अब अधिवेशन कि जो लोकसभा का जो अधिवेशन है वह बैठकें कब बुलाई जाती है, तो जो लोकसभा का अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा की बैठकें बुलाता है। और इसके अलावा 2 बैठकों के बीच में 6 माह का ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। यदि अगर 6 माह का समय हो जाता है तो लोकसभा की जो बैठक है वो उन 6 माहों के अधीन दोबारा से बुलाई जानी आवश्यक होती है। अब निर्वाचन, यानी लोकसभा के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो लोकसभा का जो निर्वाचन है वो वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है। वैश्विक मताधिकार मतलब जिनकी जो उम्र है वो 18 वर्ष हो गई हो, यानी वे स्त्री या पुरुष जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है उनको लोकसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी चाहे वो किसी भी जाति, वर्ण, लिंग से आधार पर हो, जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वो लोकसभा के निर्वाचन के अंदर भाग ले सकते हैं। अब लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में ये व्यवस्था की गई है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। यानी जिस प्रकार से बच्चे क्लास में मॉनिटर का चयन करते हैं, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा सदस्य संख्या होती है वही क्लास का मॉनिटर बनता है, उसी के आधार पर यानी जिनके पास बहुमत होता है वही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष का निर्वाचन करता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा की जो बैठकें होती है उनका संचालन करता है। अब जिस प्रकार से इनको निर्वाचित किया जाता है, लोकसभा के पदाधिकारियों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है, उसी प्रकार से उनको हटाया भी जा सकता है। यानी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो उनको हटा भी सकते हैं, लेकिन हटाने से पूर्व 14 दिन पूर्व
लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देनी आवश्यक होती है। 14 दिन की सूचना देने के बाद ही जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। अब कोरम पूर्ति, यानी कोरम पूर्ति का मतलब जो बैठकें, उन बैठकों का संचालन कहां तक किया जा सकता है। तो जो लोकसभा के कुल उपस्थित सदस्य हैं, उन उपस्थित सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे लोकसभा के अंदर, तभी लोकसभा की जो कार्यवाही चालू की जा सकती है। यदि अगर 1/10 से कम सदस्य हो तो फिर जो लोकसभा की बैठक है उसका संचालन नहीं किया जा सकता। यानी लोकसभा की बैठकों का संचालन करने के लिए उसकी जो कोरम पूर्ति है 1/10 सदस्य वो होना आवश्यक होता है। अब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष के कार्य, कि लोकसभा के अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष जिस प्रकार से ब्रिटिश लोक सदन के अंदर जो कार्य किया जाता है उसी प्रकार का भारत के अंदर लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कार्य करता है। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य में नंबर 1 कि लोकसभा का जो सदस्य होता है वो बैठकों को बुलाता है, यानी लोकसभा की जितनी भी बैठकें होती है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उन बैठकों की अध्यक्षता की जाती है और वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखी जाती है। नंबर 2 कार्यवाही निश्चित करना, क्योंकि सदन के नेता के परामर्श के आधार पर जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके बीच में विभिन्न प्रकार की जो कार्यवाही है उन कार्यवाही में भाग लिया जाता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और जो लोकसभा का सदस्य है वो सारा का सारा जो पत्र व्यवहार होता है, यानी राष्ट्रपति और संसद के बीच में जो पत्र व्यवहार होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। अब अपन आते हैं लोकसभा के बाद में राज्यसभा। यानी अब लोकसभा के बाद में अपन पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा, तो राज्यसभा की संरचना और संगठन, यानी राज्यसभा की राज्यसभा की संरचना या संगठन, जिस प्रकार से लोकसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन कहा गया, उसी प्रकार से राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन कहा गया है। यानी राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन कहते हैं। ये लोकसभा से राज्यसभा को कम शक्तियां प्राप्त है लोकसभा की तुलना में, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित होते हैं। अब इनकी जो सदस्य संख्या, यानी जिस प्रकार लोकसभा के अंदर अधिकतम जो सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है 552 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, उसी प्रकार से राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250। यानी ये जो सदस्य संख्या है वो अधिकतम है। अब ये आता है कि वर्तमान में जो सदस्य संख्या कितनी है, तो वर्तमान के अंदर जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 245 है। यानी वर्तमान में जो सदस्य संख्या है लोकसभा की, राज्यसभा की, वो 245 है। अब 245 में निर्वाचित सदस्य 233 सदस्य होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यानी तो ये है राज्यसभा की, कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या वो 250 हो सकती है। वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, तो 245 राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है। निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, तो 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी 12 सदस्य
राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करते हैं। कला है, विज्ञान है, साहित्य है, खेल है, मनोरंजन है, वैज्ञानिक है, यानी इन अलग अलग क्षेत्रों के अंदर 12 सदस्यों को जो भारत का राष्ट्रपति है उसको राज्यसभा के अंदर नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। जिस प्रकार से लोकसभा है तो लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को जो राष्ट्रपति है वो मनोनीत कर सकता है, उसी प्रकार से राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति है वो मनोनीत कर सकता है। यानी अब जिस प्रकार से कि लोकसभा के सदस्य होते हैं वो तो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, निर्वाचन होता है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होता है उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकीर्ण मत पद्धति के द्वारा होता है। यानी इसको अपन जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर अच्छी तरीके से इसको टॉपिक को पढ़ेंगे। यानी भारत की जो राज्य की विधानसभा होती है उस विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो इनको निर्वाचन करते हैं। यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा ये जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं। यानी लोकसभा का जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं और इनके सदस्य जनता के प्रतिनिधि चुने हुए सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। यानी राज्यों की जो विधानसभा होती है वो विधानसभा इन सदस्यों का चुनाव करती है। जिस प्रकार से राजस्थान है तो राजस्थान के अंदर जो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 10, यानी लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। अब इन 10 सदस्यों को कौन चुनेगा, राजस्थान की जो विधानसभा है वो विधानसभा इन 10 सदस्यों का चुनाव करेगी। तो एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि ये जीके में महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है कि सदस्य संख्या, तो राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250, वर्तमान सदस्य संख्या वो 245 है। 233 सदस्य है वो निर्वाचित होते हैं, यानी अलग अलग विधानसभाओं के द्वारा ये निर्वाचित किए जाते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इनका जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संकीर्ण मत पद्धति के द्वारा होता है और राज्य की विधानसभाओं के द्वारा इसके सदस्य चुने जाते हैं। अब इसके बाद में सदस्य संख्या के बाद में आता है अपन योग्यता। कि राज्यसभा की सदस्यों की क्या योग्यता होती है, तो वही योग्यताएं जो लोकसभा के सदस्यों की होती है। इसमें सिर्फ फर्क एक ही आता है कि उम्र का, यहां 30 वर्ष है और वहां 25 वर्ष है। तो शुरुआत में कर लेते हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उसकी जो उम्र है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 3, वो न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। और नंबर 4, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और नंबर 5, बाकी जो योग्यताएं जो संसद समय समय पर कानून बना करके तय करता है उन योग्यताओं को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। तो ये है राज्यसभा के सदस्य की योग्यताएं। नंबर 1, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 3, वो न्यायालय के द्वारा पागल और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। नंबर 4, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और नंबर 5, जो संसद समय समय पर कानून बना करके तय करता है उन योग्यताओं को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। अब सदस्यों का कार्यकाल। यानी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। बाकी जितनी भी जो संस्थाएं होती हैं उन सभी संस्थाओं का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होता है। यानी लोकसभा ले लो या विधानसभा ले लो या फिर ग्राम पंचायतें ले लो, यानी जितना भी जिन सब का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अब इनके जो 2 वर्ष के बाद में
1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद में नए सदस्य आ जाते हैं। यानी राज्यसभा है वो पूर्ण रूप से कभी खाली नहीं होती है, यानी पूर्ण रूप से कभी भंग नहीं होती है। प्रति 2 वर्ष के बाद में इनके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। जैसे ही पुराने सदस्य चले गए उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। यानी तो ये लोकसभा को राष्ट्रपति है वो भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और इसके जो सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। यानी अब नंबर 4 कोरम पूर्ति। यानी कोरम पूर्ति के अंदर वही 1/10 सदस्य कि जब तक जो सदस्य उन कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं हो जाते हैं तब तक राज्यसभा की जो बैठकें उन बैठकों का संचालन नहीं किया जाता। इसीलिए बैठक होने के लिए जो कोरम पूर्ति होती है वो कोरम पूर्ति आवश्यक होती है। नंबर 5 यानी राज्यसभा के पदाधिकारी। तो राज्यसभा के पदाधिकारी यानी राज्यसभा के जिस भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी इसके अंदर उपराष्ट्रपति है। लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से लोकसभा के सदस्य अपने से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा में इस प्रकार का नहीं है। राज्यसभा के अंदर भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसको वेतन भत्ते भी राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में दिए जाते हैं। अब जिस प्रकार से लोकसभा के सदस्य एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, उसी प्रकार से राज्यसभा के भी सदस्य अपने में से एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। सदस्य मिलकर के अपने में से एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं और किसी कारण से भारत का जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति है वो अनुपस्थित रहता है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया या किसी कारण से बीमार हो गया, तो उस समय जो राज्यसभा की बैठकों का संचालन है वो उपाध्यक्ष करता है। उपराष्ट्रपति का जो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। यानी राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और फिर 6 वर्ष के लिए ये अपने में से एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। यानी तो ये आ गई जो राज्यसभा, उस राज्यसभा की संरचना। अब अपन ये पढ़ेंगे कि जो संसद है उस संसद की शक्तियां। तो संसद की शक्तियों में नंबर 1 विधायी शक्तियां। यानी विधायी मतलब कानून निर्माण की शक्तियां। यानी भारतीय संसद को यह पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त है कि संसद को कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यानी भारतीय लोगों पर भारतीय जो संसद होती है वो कानून निर्माण करती है, लोगों के हितों के लिए कानून बनाती है। यानी तो कानून निर्माण के अंदर 3 सूची होती है। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 समवर्ती सूची और नंबर 3 राज्य सूची। यानी तो अलग अलग जो विभाग होते हैं उनके आधार पर सूचियां बना ली गई। एक संघ सूची, एक समवर्ती सूची, एक राज्य सूची, इसी के आधार पर अलग अलग कार्यों का विभाजन किया गया। यानी तो कानून निर्माण का कार्य मुख्य रूप से संसद का होता है और संसद को संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। राज्य सूची पर राज्यों की सरकारें कानून बनाती है। तो संघ सूची यानी संघ सूची के किसी भी विषय पर कानून कौन बनाती है?
केंद्र सरकार, संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची है, इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, यानी राज्य सरकार भी इस पर कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी। यानी तो यदि अगर समवर्ती सूची में किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है, यानी राज्य कहता है मैं कानून बनाऊंगा, केंद्र सरकार कहता है कि ये हमारा अधीन है, तो उस प्रकार में केंद्र सरकार के द्वारा ये बनाए गए कानून मान्य होते हैं। इसके अलावा कानून बना यानी विशिष्ट विषय, यानी जिस प्रकार से वर्तमान के अंदर कोरोना महामारी चल रही है, तो ऐसा कोई विषय आ जाए जिनका उल्लेख इन तीनों सूचियों में नहीं है, तो उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। यानी ये विशिष्ट विषय पर जो अधिकार होता है वो हमेशा उस पर कानून केंद्र सरकार ही बनाती है। यानी तो कानून विधायी शक्तियों में से जनता की भलाई के लिए जो सरकार होती है, यानी संसद को कानून बनाने का अधिकार, कानून निर्माणों का अधिकार प्राप्त होता है। संसद संघ सूची के विषय से संबंधित कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन केंद्र और राज्य दोनों के बीच में यदि अगर किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उस विषय पर हमेशा केंद्र सरकार ही कानून बनाता है। और इसके अलावा अविशिष्ट, यानी जिनका उल्लेख इन तीनों सूचियों में नहीं है, उस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। इसके बाद में संविधान संशोधन का अधिकार, नंबर 2, संविधान में संशोधन। अब संविधान में संशोधन, तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार है वो संसद को दिया गया। यानी संविधान में जो संसद है वो संसद संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है। तो संविधान में जो संशोधन है वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, साधारण बहुमत के द्वारा। यानी संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होता है। नंबर 1, साधारण बहुमत के द्वारा। नंबर 2, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, यानी उपस्थित सदस्य उनका 2/3 बहुमत। और नंबर 3, उपस्थित सदस्य 2/3 बहुमत और आधे से अधिक विधानमंडल की अनुमति आवश्यक है। यानी तो ये 3 प्रकार से संविधान के अंदर संशोधन होता है। यानी संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त होता है। नंबर 1, साधारण बहुमत के द्वारा। नंबर 2, 2/3 बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और नंबर 3, 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल की अनुमति के बाद में संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यानी संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, संविधान का अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि संसद है वो संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये संसद को अधिकार दिया गया है कि संसद है वो संविधान के किसी भी भाग के अंदर संशोधन कर सकती है। अब नंबर 3, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्ति, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते, यानी भारतीय संसद जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए जनता का प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। यानी भारत का जो वित्त मंत्री होता है वो वित्त मंत्री बजट को प्रस्तुत करता है। अब बजट किसे कहते हैं कि प्रतिवर्ष जो आय और व्यय का जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है उसे ही बजट कहते हैं। यानी ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बजट किसे कहते हैं। तो प्रतिवर्ष जो आय और व्यय का जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है उसे ही बजट कहते हैं। बजट हमेशा संसद के अंदर वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और संसद के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। संसद की स्वीकृति के बाद, यानी विशेष रूप से लोकसभा के अंदर संसद की स्वीकृति के बाद ही आय और व्यय से संबंधित जो कार्य है वो
किए जा सकते हैं। यानी जब तक बजट को संसद की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक किसी प्रकार का आय और व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। अब नंबर 4, प्रशासनिक शक्तियां। यानी भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था को स्थापित किया गया है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल हमेशा संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जब तक संसद में विश्वास है तब तक मंत्रिमंडल है वो अपने पद पर है। जब वो संसद के अंदर विश्वास खो देगी तब उसको अपने आप मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। नहीं तो विशेष रूप से लोकसभा, तो मंत्रिपरिषद हमेशा वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब तक लोकसभा में विश्वास प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर है। यानी संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती है, यानी मंत्रिमंडल को नियंत्रित कर सकती है, कार्यपालिका को जो संसद है वो नियंत्रित कर सकती है। जिस प्रकार से ध्यानाकर्षक प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, ये विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव ला करके जो मंत्रिपरिषद है वो संसद है वो मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। नंबर 5, निर्वाचन संबंधी शक्ति। यानी चुनाव से संबंधित शक्ति या निर्वाचन से संबंधित शक्ति। तो संविधान का जो अनुच्छेद है, यानी तो अनुच्छेद 54 निर्वाचन संबंधी शक्तियां, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। यानी तो अनुच्छेद 54 में ये व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और भारत के राष्ट्रपति के अंदर संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे। और दोनों सदनों के कौन से सदस्य? जो निर्वाचित सदस्य हैं। जैसे राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इनके निर्वाचन के अंदर भाग नहीं लेते हैं। और अनुच्छेद 66 के अनुसार भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन से संबंधित व्यवस्था की गई है। यानी अनुच्छेद 366 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य वो भाग लेंगे। तो ये है निर्वाचन, संसद का निर्वाचन संबंधी कार्य। यानी अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन और अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। एक बात ये ध्यान में रख लेना कि इनके जो दोनों का जो निर्वाचन होता है उन निर्वाचन में सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं। मनोनीत जो सदस्य, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। अब नंबर 5, विविध शक्तियां, यानी अन्य शक्तियां कह दो या विविध शक्तियां कह दो। तो महाभियोग, यानी अन्य शक्तियों में संसद के दोनों सदन संविधान के द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पद से हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के अंदर लाई जा सकती है। यानी तो संसद की निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार दोनों सदन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भी असमता या दुराचार, दुराचरण का
आरोप लग जाता है तो उनको पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार का जो प्रस्ताव है वो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के साथ पारित होना आवश्यक है। यानी महाभियोग कब पारित होगा? जब 2/3 बहुमत, यानी जो संविधान के संशोधन में अपने पढ़ा था कि 2/3 बहुमत, यानी दोनों सदनों के अंदर 2/3 बहुमत के आधार पर जब ये संसद के दोनों सदनों के अंदर पारित हो जाता है तब किसी के खिलाफ महाभियोग मान लिया जाता है। यानी तो दोनों सदनों के अंदर 2/3 बहुमत के आधार पर ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और ये बात, हाँ, भारत का जो उपराष्ट्रपति है, उस उपराष्ट्रपति, आपको पता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति के खिलाफ सिर्फ राज्यसभा के द्वारा ही प्रस्ताव लाया जा सकता है और लोकसभा को इसमें अनुमोदन किया जा सकता है। ये था नंबर 1। और नंबर 2, राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा, यानी जब राष्ट्रपति किसी कोई युद्ध हो जाता है या अन्य किसी कारण से जो राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है, तो उस संकट काल की घोषणा करने के बाद में 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में इसका अनुमोदन आवश्यक होता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। संसद के जो दोनों सदन हैं उन दोनों सदनों के अंदर इसका अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है, यानी जो राष्ट्रपति शासन होता है वो एक बार के अंदर सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया जाता है। 6 महीने के बाद यदि अगर उसको बढ़ाना चाहता है तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों सदनों की, यानी 6 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? दोनों सदनों की स्वीकृति लेनी पड़ती है। यानी तो ये था आज अपने संसद का टॉपिक। अब आगे कौन सा टॉपिक है, किस टॉपिक के अंदर आपकी रुचि है, मुझे बताइए। मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ और मिलता हूँ। कल मिलते हैं अपन राष्ट्रपति के टॉपिक के साथ।